प्यारे बंधु, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो साइंस का ये वन लिनियर आपका क्वेश्चन है हम लोग कवर करने वाले हैं। और बोले थे लाइव आने के लिए, बहुत जल्द फिर लाइव आएंगे आप लोग, टेंशन ना लीजिए। इस वीडियो को आप लोग को 2 से 3 बार देख के आप लोग एकदम बिल्कुल क्वेश्चन का रट्टा मार जाना है, क्योंकि यही सेम लाइक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन को हम जो है आपके क्वेश्चन बैंक से छांट के ले आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ अपने भी इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए हैं, लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा मेरा एक आपको टेलीग्राम मिल जाएगा चैनल, जिसको आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है, फ्यूचर पॉइंट मस्ती सर्च करेंगे और उसमें आपको जुड़ जाना है। ये जो पीडीएफ है उसी में हम आप लोग को डाल देंगे, ठीक है ना? तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर आप ऐसे बनाए होंगे और यहाँ हम जब लंब डालते हैं तो यहाँ होता है आई, यहाँ आर होता है। तो कहते हैं ये जो आई होता है ना, इसी को हम सूचित करते हैं आपतन कोण से। जो ये आर होता है इसको हम सूचित करते हैं परावर्तन कोण से, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर आपका होता है, ठीक है। आइएगा अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। क्या कहता है? तो क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह होता है? आभासी तथा सीधा होता है। आभासी क्या होता है? सीधा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये आपका अनंत होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या का है या फोकस का है, वक्रता त्रिज्या का है या फोकस का है, दोनों ही अनंत होता है। आपको याद करना है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस कहेगा तो क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे, ठीक है ना? आपको याद ये रखना है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2 गुने एंगल आई। अब एंगल आई आप लोग सोच नहीं पा रहे होंगे कि सर एंगल आई क्या है। तो एंगल आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना? आप लोग को याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके 7 नंबर आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देंगे कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन का कोण होगा। समझिए सेम इसी फॉर्मूला पर आपको जो है इसको बना लेना है। तो जैसे यहाँ आप लोग रख देंगे 180 माइनस 2 गुने कितना रखेंगे? 90 डिग्री। क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 फिर 80 डिग्री, 180 से कट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया होगा? सेम आपका यही फॉर्मूला है। तो ये जो है आपको फॉर्मूला यही है, तो आपको याद कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, तब जाकर इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसलिए कहते हैं ए बराबर क्या कहते हैं? r/2। यही ना फॉर्मूला है, ए बराबर r/2। तो क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो आधा होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश को एक जगह पर क्या करता है? तो गोटा कर लेता है। एक जगह क्या कर लेता है? तो गोटा कर लेता है। कहीं से प्रकाश आएगा उसको एक जगह पर क्या कर लेगा? गोटा कर लेगा, ठीक है ना? आइएगा अगला आपको नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपको सामने क्या कहता है? हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। अब हजामत के लिए इसलिए अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बाल, छोटा से छोटा बाल भी आपको बड़ा दिखाई देगा। ये अवतल दर्पण उपयोग हम लोग डॉक्टर भी करते हैं, नाक गाला आदि को देखने के लिए, अंदरूनी भाग से उसको देखने के उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना? बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपको सामने 11 में क्या कहता है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण का इस दृष्टि क्षेत्र इसको कहते हैं बड़ा होता है, क्योंकि बड़े से क्षेत्र को भी छोटा समाहित करके आपको दिखाता है।
इसलिए ना इसका उपयोग हम लोग गाड़ी के पीछे के क्षेत्र को देखने में इसका उपयोग करते हैं। देखिएगा कोई भी आप मोटरसाइकिल हो या आपको बड़ा बड़ा वाहन हो तो उसमें दो दो को जो आपको लगा रहता है, ऐसे दो दो को, मान लीजिए आपको बाइक हो गया, इसके पीछे दोनों जो ऐनक जो लगा रहता है, जिससे आप पीछे के भाग को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसलिए देख पाते हैं क्योंकि बड़े से बड़े भाग को भी क्या करता है, छोटा कर देता है। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं तो आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। बिल्कुल सही है। अगर इसी में आपसे दर्पण पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, दर्पण पूछ लेगा तो आपको माइनस लगा देना है। अगर लेंस पूछेगा तो प्लस लगा देना है। ठीक है। लेकिन रहा बात कि ये बिल्कुल अगर एसआई की बात करें तो ये इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें, किसकी बात करें, बीमा की बात करें तो बीमा भी इसका नहीं होता है। ठीक है ना। आइएगा अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब इन जस्ट बताया कि अगर ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 दिया है। तो 40 में हम लोग जब 2 से भाग लगाएं तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो 20 cm आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन 14 आपके सामने है, पता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा 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 आभासी और क्या होता है, सीधा होता है, और छोटा भी होता है। क्या होता है, छोटा भी होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आभासी, सीधा, छोटा। अब आभासी के ये भी नहीं जानते, आभासी में से होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना। देखिए 1 लीनियर क्वेश्चन है, लेकिन हम सारा का सारा क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके समझा देंगे। बस वीडियो को आपको देखते रहना है। 2 बार 3 बार देख लेंगे, आपको क्वेश्चन रट आएगा। कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है तो द्वारक। बिल्कुल आपको आंसर द्वारक कहाँ होता है। जिस मान लीजिए आपका दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एम डैश। तो ये जितना भाग ये देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं द्वारा। क्या कहते हैं, द्वारा किसी को कहते हैं। ये तो हमारे मुख अक्ष हो गया। यहाँ जो बिंदु जो छेद के बाहर निकलते हैं उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। यहाँ आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ आपका सेंटर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। समझे। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस जो कर्व देख रहे हैं, चौड़ाई जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द्वारक कहते हैं। ठीक है। अब आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। जस्ट बेटा है उसके सामने जब उत्तल दर्पण लगे तब तो पीछे के भाग को देख पाएगा, छोटा छोटा। ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं। अभी आप लोगों को बताए थे कि मान लीजिए ये आपका हो गया दर्पण और ये हो गया आपका मुख, आपका ये हो गया मुख्य अक्ष कहिए या इसको प्रधान अक्ष कहिए। ठीक ना, प्रधान अक्ष कहिए। तो इसके समानांतर जब कोई प्रकाश आएगी, दर्पण जब आपतित होगी, आपतित होने में जिस बिंदु से होकर जाएगी इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक मिनट रुक जाइए। अब आप लोग समझा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ हम आप लोग समझा रहे हैं, समझिएगा। क्या बोले हैं कि मान लीजिए आपका ये हो गया दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए। जब इसके समानांतर कोई भी प्रकाश, इसके समानांतर जो प्रकाश आएगी और दर्पण जब टकराता है तो यहाँ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। वहीं इस क्वेश्चन का जवाब से कहा है तो क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। खूब अच्छे से समझिए, पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। कहता है समानांतर प्रकाश पुंज होता है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो उल्टा होता है। कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है ना, उल्टा होता है। सर उल्टा कैसे होता है, आप लोग अवतल दर्पण में देखे हैं। अवतल दर्पणों में जितना इधर आप वस्तु रखेंगे तो उसका छाया कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था एक बार जब आप लोग कहेंगे, एक मात्र जो है आपका ये सीधा बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है और उससे बड़ा साइज होता है। सेंटर पर तो सेंटर के बराबर। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है याद करने के लिए। आप लोग टेंशन मत ले, इससे एक क्वेश्चन एक रहेगा, ब्राह्मक लकीर है भाई, एक इससे एक क्वेश्चन रहेगा, 10th में पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग कहेंगे तो ट्रिक है इसका, समझा देंगे। ठीक है ना, जो कमेंट आप लोग करेंगे तो ही समझाएंगे। तो कहता कि उल्टा बनेगा। ठीक है ना, उल्टा बनेगा, आपको याद करना है। अब अगला आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे करा, क्या 20 नंबर कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं जिसको आप देख सकते हैं। कैसे, जिसको आप देख सकते हैं। कहते हैं प्रकाश, कहते हैं
कि किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, वक्रता केंद्र पर कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण हो गया। जब आप ये आपका हो गया फोकस और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। जब इस पर आप वस्तु को रखेंगे तो इसी यहीं पर वस्तु बनेगा, समान साइज के बनेगा। क्या बनेगा? समान साइज, यानी बोले तो बराबर साइज होगा, उसका आकृति क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया। इससे हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कभी कहेगा कि अगर अनंत पर रखेंगे तो काम बनेगा, फोकस रखेंगे तो काम बनेगा, अनंत पर कहेगा अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अगर आपसे कहेगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों बराबर हो, यानी वस्तु भी और उसका प्रतिबिंब यानी छाया दोनों बराबर हो। कहाँ रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्र, बाकी कोई भी आप रख लीजिए, या तो छोटा होगा नहीं तो खूब बड़े होगा। समझ रहे हैं ना? कहेंगे तो सब समझाएंगे, बस आप लोग कमेंट चाहिए, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तो लाइव आके एकदम एक एक करके समझाएंगे। कहते हैं प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे देखे होइएगा। जब यहाँ से प्रकाश आप लोग गुजारेंगे तो बेजानी हापी नाला सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। तो बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा। याद करना, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में बार बार। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य निम्न। तो देखिए आ ही गया बैगनी, कह दिए ना। इतना हम आप लोग को पढ़ा देंगे ना मेरे प्यारे बंधु कि आप लोग को एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूट के जाएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव आपके छूट के जाने वाला नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। 24 क्वेश्चन देखा, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग कहे या चाल कहे, वेग या चाल कहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग ये होता है। क्या होता है? लगभग होता है, आपको याद कर लेना। आएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल होता है। कितना रंगों का मेल होता है? 7। लेकिन अगर लाल के स्पेशल बात करेंगे तो ये 7 रंग में नहीं बढ़ सकता है, 7 रंग में नहीं बढ़ सकते। इसको एक वर्णी प्रकाश हम लोग कह सकते हैं, रंग कह सकते हैं, एक वर्णी इसको कहते हैं। लेकिन श्वेत में 7 रंग होगा। लेकिन अगर स्पेशल लाल की बात करेंगे कि लाल में कब होता है, लाल में केवल एक ही दिखाई देगा, केवल लाल। पीला में केवल एक होगा, पीला। लेकिन श्वेत में 7 रंग आपका होता है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो जूल है। देखिए ऊर्जा कहे या कार्य कहे, ये दोनों का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो जूल ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर। कहेंगे कैसे? मान लीजिए जब कोई आपका बल्ब है, अब बल्ब में जब आप फिलामेंट लगाते हैं तो फिलामेंट जब जलेगा तो गर्म होगा तो आपको प्रकाश तो देवे करेगा, साथ में आपका उष्मा मिलना देगा। जी उष्मा समझते हो, गर्मी उष्मा। जब लालका बॉल आता था गाँव, तो हम लोग लालका बॉल, अब तो आ गया उजार का बॉल, छोड़िए उजार का बॉल को। जब लालका बॉल हम लोग लगाते थे तो क्या होता था? पूरा गर्म हो जाता था, छूने पर हाथ जड़ जाता था। चाहे इसी के प्रभाव कार्य करता है आपका स्त्री समझते हैं? वो वाला स्त्री ना, कपड़ा जो आयरन करते हैं वो वाला स्त्री की हम बात कर रहे हैं। कपड़ा जो आयरन करते हैं वो वाला स्त्री, इसी के उसमें प्रभाव कार्य करता है, तब जाकर गर्म होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र बोले तो जनरेटर, या उसको कहते हैं डायनेमो भी उसी को कहते हैं। समझें? डायनेमो उसी को कहते हैं। सही क्वेश्चन है यहाँ, इसको याद करते रहेंगे। 29 में क्या कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। कौन किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना है। तब से अगला क्वेश्चन 30 नंबर कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न कर सकता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कर सकता है, यानी विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एकदम याद करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है ये। चलिए आपके सामने 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए ये आपको होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होगा। अगर वहीं आपसे कहेगा कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहेंगे 0। क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है? तो अनंत होता है। आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
अगला सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये अपने आसपास क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता क्या है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि उसको दोनों तरफ आपका चुंबक लगाया जाता है। क्या लगाता है, चुंबक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या अगला क्वेश्चन, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम क्या है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला क्वेश्चन क्या, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है, 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा या 50 हर्ट्ज क्या होता है, 50 हर्ट्ज कहते हैं। 50 हर्ट्ज पूरा ऑल इंडिया में 50 हर्ट्ज ही प्रत्येक घर में विद्युत धारा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आपका ये होगा विद्युत ऊर्जा को, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा, देखिए गलती टाइप हो गया, ठीक है ना, यहाँ आपका गलती टाइप हो गया है, आप लोग इसका नोट कर लेंगे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर समझते हैं, पंखा चलेगा तो विद्युत लेगा, पंखा चलेगा तो विद्युत लेगा, विद्युत जब लेगा तब ना आपको हवा खिलाएगा, क्या खिलाएगा, हवा। तो जो हवा आपको मिलता है उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत को लेगा और यांत्रिक में आपको बदल के देगा, ठीक है ना, गलती टाइप हो गया है। इसीलिए आप लोग को जो है पीडीएफ तो देंगे, गलती टाइप हो जाता है, इसलिए आप लोग एक बार डिस्कस भी कराते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जब इसका पीडीएफ निकलवाएंगे तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। कहते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो कौन किया था, फैराडे ने। कौन किया था, फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया था, तो नरम लोहा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा व्यक्त करता है, तो बल की दिशा, बिल्कुल सही है। आप लोग को ऐसे लाइव में को पढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे कि कैसे इसका ट्रिक है, याद करना है। फादर मदर चिल्ड्रेन, इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स बोले तो ये बल की दिशा, मैग्नेटिक बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और सिफर होता है करंट यानी धारा की दिशा, ठीक है ना, आप लोग याद कराएंगे, आप ही नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तो 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज, पिछली बार हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, कहता है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, संसूचक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और सदिश दोनों होते हैं, यानी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं, सदिश राशि, याद कर लेंगे। और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कर रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, ठीक। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चाहे आप कहीं भी लीजिए परिनालिका में, ये समान वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा कि किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़। कहते हैं जितना ही कुंडली आप बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना, नहीं तपेगा। इसलिए तो देखते हैं आप लोग जब हीटर का भी आप लोग जलाते होंगे घर में हीटर, तो देखिए हीटरों की तरह एकदम अलग अलग एकदम हैंग रहता है, सब अलग अलग एकदम लग रहा है, एकदम सब अलग अलग हीटर रहता है, हीटर के तारवा, ठीक है ना। इसलिए गर्म होता है तो आपको ज़्यादा हीट करता है। ऐसा थोड़ा ना कि एक हैंग तार रहेगा, तो वही तार जब गर्म होगा तो ज़्यादा वोल्टेज देगा, आपको ज़्यादा तापमान करेगा, ज़्यादा आपको तापमान नहीं देगा। इसलिए देखिएगा जब भी आपका हीटर का तार होता है ना तो एकदम अलग एकदम इस तरह होता है ताकि ज़्यादा जलेगा और आपको ज़्यादा वोल्टेज देगा। अगला 57 क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है, अमीबा और हाइड्रा में होता है।
अगला आपका क्वेश्चन है 48 और लास्ट एक क्वेश्चन है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों भी इसको शेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग 48 के लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम फ्यूचर पॉइंट मस्ती ही होगा, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा, आ जाएगा और जुड़ जाना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसको निकलवा लेना है। और जहाँ भी कोई क्वेश्चन गलती है तो उसको सुधार करके आपको याद कर लेना है। बार बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा, 2-4 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ नहीं निकलवाना चाहते हैं तो 2 से 4 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में जाएंगे तो कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।